नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम ओनली आईएएस का जो लेक्चर सीरीज है एनवायरनमेंट का, वो हम कवर करने वाले हैं और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि पीवाईक्यूज़ अगर आप खोल कर देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पर आया है, जो टॉपिक का नाम है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे पहले भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाले टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा-सा मान कर चलिए आप कि जब भी यूपीएससी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, तो बेसिक क्वेश्चन नहीं आते उसमें। जो एनवायरमेंटल चैलेंजेज हम फेस कर रहे हैं, चाहे आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, मेराइन पॉल्यूशन हो, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो, तो इन सब मुद्दे पर क्वेश्चन आता है, जिसमें मेजर फोकस होता है वाटर और एयर पॉल्यूशन का। तो अगर आप पीवाई की खोल कर देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर आपको ध्यान देना है, कितने डेप्थ में जाना है, किन-किन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को याद रखना है, जो हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वैसे हम पीवाईक्यू को भी डिस्कस करते हैं इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो ये हमारा जो पहला लेक्चर है, वो हम एयर पॉल्यूशन के टॉपिक को कवर करेंगे और फिर जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा इसी का, तो जो बचा हुआ सेक्शन होगा वाटर पॉल्यूशन, मेराइन पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव, वो सब हम कवर करेंगे। उसके साथ-साथ हम पीवाईक्यू का भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी आनंद आएगा आपको, बने रहिए हमारे साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो बेझिझक आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। द सिलेक्शन ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना है। जो एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में जब पॉल्यूशन का एडिशन होता है, कौन एडिशन करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से एडिशन होती है पॉल्यूशन का। तो हम वैसे में अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने लग जाते हैं, तो उसी को हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ये हमने आपको लेमन टर्म में समझाया है कि आप समझ जाएं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप अगर सिटीज में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एयर क्वालिटी डेटोरिएट हो जाती है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ये सब कभी-कभी राइज हो जाते हैं और लंग रिलेटेड डिजीज, रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीज काफ़ी ज़्यादा काउज करती है, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, किसी को भी ये पॉल्यूशन नहीं छोड़ती है। अगर आप सिटीज में, खासकर दिल्ली में हैं, तो ठंड के समय में आपने महसूस किया होगा कि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है दैट दिल्ली एक्ट्स एज ए गैस चैम्बर। तो भाई गैस का चैम्बर की तरह और इतना खराब स्मेल रहता है कि मानो एक प्रकार से सफोकेशन जैसी स्थिति बन जाती है। तो जो यूज्ड टू नहीं होते हैं दिल्ली जैसे लोकेशन के लिए, तो उनको बड़ा परेशानी आता है। तो क्या आप दिल्ली में रहते हैं? आप हमें बता सकते हैं या फिर आप कोई अन्य सिटीज में रहते हैं? हालांकि ये जो पॉल्यूशन है सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि जो भी अदर सिटीज हैं, वहाँ पर भी ये पॉल्यूशन की स्थितियाँ भयावह है। भले ही दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य सिटीज में पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन वहाँ पर भी, अभी हम कुछ डाटा और फैक्ट्स की भी बात करेंगे, जहाँ हमें पता चलेगा कि भाई टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में से 8 सिटीज तो इंडिया की ही हैं। तो ये सब फैक्ट्स भी हमें यूज करना है, ठीक है। तो आप समझिए कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, या तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 हो गया, या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं, या फिर आपके गैसियस हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एचएफसीज हो गया। तो ये सब आपके पॉल्यूटेंट्स के कैटेगरी में आएंगे और इसका इम्पैक्ट आपका इन्वायरमेंट पर हो रहा है। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आपके बायोडायवर्सिटी पर भी हो रहा है और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग इंगेज्ड हैं, वहां पर भी इसका असर लोगों के बीच देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी, लॉस ऑफ पावर कैपेसिटी,
तो ये सब भी हम एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इट डिमिनिशेस द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू मीट सोशल एंड इकोलॉजिकल नीड्स। अब आप समझिए कि भाई अगर एयर पॉल्यूटेड हो गया, ओके, या फिर वाटर पॉल्यूटेड हो गया, तो अभी तो आपको फ्री में एयर मिल रहा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब एयर के लिए आपको पैसे देने पड़े एयर खरीदने के लिए। हॉस्पिटल्स में तो होते हैं, लेकिन इन जनरल भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, जिस प्रकार से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चलता जा रहा है। जैसे आज आप पानी पीने के लिए पैसे देते हैं ना बोतल में, फिल्टर करने के लिए आप फिल्ट्रेशन मशीन से लगाते हैं, तो भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब जब ये सब घटनाएं घटेंगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा तो इम्पैक्ट किस पर ज्यादा आएगा, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री? डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो उनको और ज्यादा फेस करना पड़ेगा। अब विद इन डेवलपिंग कंट्री क्या कर सकते हैं आप? पुअर और फिर मिडिल क्लास और फिर रिच। तो जो आप देखेंगे पुअर पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, उनको ज्यादा प्रभाव आएगा। तो ऐसे में जो गरीब है वो और गरीब होने चले जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे कंसेप्ट को लिंक करिए। हमने सोसाइटी से भी जोड़ दिया, इकोनॉमी से भी जोड़ दिया, इन्वायरमेंट से भी जोड़ दिया, ओके, और पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन सब के मुद्दे को पॉलिटिसाइजेशन भी कर दिया जाता है। तो एक कीवर्ड हमने डिस्कवर किया है, आप लिख सकते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन, कि जब भी आप पॉल्यूशन जैसी स्थिति देखते हैं काफी ज्यादा चर्चा में आ जाती है, तो इस पर पॉलिटिक्स खेला जाने लगता है कि भाई आपके पार्टी के समय, आपके सरकार के समय स्थिति और खराब थी, मेरे समय स्थिति सुधरी हुई है। भाई पॉल्यूशन तो सबको इम्पेक्ट कर रहा है ना। तो पार्टी या गवर्नमेंट किसी के समय की हो, कभी भी हो, मुद्दा होना चाहिए इसे सॉर्ट आउट करने का, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करने का, जो हम जनरली देखते हैं। ओके, तो होप कि हमने ये जो पर्सपेक्टिव आपको दिया, आपने इसको गहरे डिटेल से समझा होगा। अब ये सब पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। एग्जाम्पल्स नहीं अगर आप सोचिएगा तो आपको कंसेप्ट में क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम एग्जाम्पल्स देते हैं। वाटर के लेवल पर भी हो जाता है, जैसे सीवेज वाटर, जो गंदे पानी होते हैं वो बहते जाते हैं नालों में, या फिर वही सीवेज वाटर कभी कभी रिवर्स में मिक्स हो जाता है, तो फिर मैराइन पॉल्यूशन भी काउज कर सकता है, रिवर पॉल्यूशन भी काउज करता है। तो आज आप देखिए जो आपका यमुना नदी है या फिर गंगा नदी है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर इंडस्ट्रियल बेस है, तो वो रिवर भी पॉल्यूट हो रही है। लेकिन जब बात आती है उसको रिकवर करने की, उसकी क्वालिटी को रीस्टोर करने की, तो वो नहीं रीस्टोर हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन भी बढ़ जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान दें। तो कैसा लगा आपको इनिशिएटिव? आप जल्दी से हमें बताएं। इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अब एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है मित्रों आपसे कि अगर आपको लगता है कि हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस यूपीआई आईडी पर आप देख सकते हैं कि यूपीआई आईडी हमने इसमें ऐड कर रखी है, तो आप यहाँ पर हमें कुछ फाइनेंशियली डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बना सके और आपके डिमांड्स और नीड्स को फुलफिल कर सके। तो चलिए अब चलते हैं अनदर टॉपिक, मेजर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसको बस आप सोचते रहिए, जैसे जैसे हम नाम बोल रहे हैं आप लिंक करिए एग्जाम्पल्स के साथ। एयर पॉल्यूशन, सिटीज याद करिए, रूरल एरियाज याद करिए। क्या रूरल एरियाज में होता है? स्टबल बर्निंग क्या है, थोड़ा सा आपको सोचना है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, आप कभी हो सकता है रिवर गए हों, देखे होंगे, पता चला प्लास्टिक्स बह रही है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो बहती जा रही हैं, ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहती जा रही है रिवर्स में। तो आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। उसके बाद मेराइन पॉल्यूशन, अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब कोस्टल इलाके में रहते हैं, तो आप देखेंगे जो बीचेज है ना, वहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। और इसके कारण जो मेराइन स्पीसीज है
उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, मिलता ही है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, एक व्हेल मछली को निकाला गया, उसके अंदर ना जाने कितने टन ऑफ प्लास्टिक पाए गए। तो ये सब भी रियल एग्जाम्पल्स है, आपको लिंक करना है, आप चीजें समझते चले जाएंगे। उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह मौजूद है, इसका कोई एरिया नहीं डिफाइंड है। अंटार्कटिका में भी ये पहुंच जा चुका है। जो आपका एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज करके रीजन है, तो उसको भी आप रिकॉल कर सकते हैं। अभी हमें पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सॉइल पॉल्यूशन को लेकर हमने बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन किया कि किस प्रकार से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे हम इसे बचा सकते हैं, क्योंकि सॉइल को बनने में ना सालों साल समय लग जाता है, सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में, और जबकि डिग्रेड होने में कोई समय नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ह्यूमन के आने के बाद ये फैक्टर्स तो और ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, अभी आप देखिए न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट चलते रहता है, रशिया यूक्रेन वॉर आप देख सकते हैं। फिर ये जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है, हर जगह ये कही जाती है कि भाई न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे। आप जापान का एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपका न्यूक्लियर बम से अटैक हुआ था, है ना, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट पर, लोगों पर। और आज के समय में क्या है कि जो हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, क्या कभी वो रिलीज हो जाए सरप्राइजिंगली, तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे आप चीज़ें समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, चीज़ें आपको लिंक करनी आनी चाहिए, ठीक है। और ये सब के सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन डालते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, थोड़ा सा जरूर सोचे कि एक तो ह्यूमन से जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे, बहुत सारे वेराइटीज देखे किस तरीके से कर रही है, लेकिन क्या नेचर भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है? अब यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है आप जरूर दें, लेकिन हम अपना पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा शेयर करते हैं। बेसिकली अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, समटाइम्स नेचर ऑल्सो पॉल्यूट्स। कैसे? वोल्केनिक इरप्शन हुआ भाई, जो उससे गैसेस निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर को निगेटिवली प्रभावित करते हैं, पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, पार्टिकुलेट मैटर, SOx NOx कंपाउंड ऐड हो जाते हैं। तो ह्यूमंस के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर हम नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेचर को ये थोड़ी ना कहा गया है कि भाई ये पॉल्यूशन है, ये नहीं है। नेचर तो बार बार अपने आप को बैलेंस करती है, रीस्टोर करती है। अब भूकंप आया, भूकंप आने के पीछे यही है कि एक्सेस एनर्जी स्टोर हो गई थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, और उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको बैलेंस करने में, रीस्टोर करने में वो उन्होंने एनर्जी रिलीज किया। अब उस रिलीज के दौरान वोल्केनिक इरप्शंस हो गया लेट्स से, तो फिर तो वो नेचर ने अपने आप को बैलेंस किया ना। तो नेचर के पर्सपेक्टिव में तो सही और गलत कुछ नहीं होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देखिए। सही और गलत वही होता है ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ह्यूमन जो है क्रिटिकली एनालाइज करने की क्षमता रखता है। तो ये हमने थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव बताया, बाकी आप अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताएं, आप क्या सोचते हैं। तो अब आते हैं एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए भी, और फिर जो इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिटी है उनके लिए भी कंसर्न है। डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप, अंडर डेवलप, इन सब के लिए तो और भी चिंता की बात है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने आपको बताया इंडिया के लेवल पर, दिल्ली का जो केस स्टडी है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एयर पोल्यूशन को डिफाइन करती है एज ए कंटेमिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट। अब कंटेमिनेशन कैसे हो रहा है? तो भाई केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट। केमिकल्स हो सकते हैं रिलीज हो रहे हैं, CFC सब क्या है? केमिकल्स हैं। फिर आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज हो रहे हैं, हो सकता है वो डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो वो भी आपका कॉन्टेमिनेट कर रहा है इन्वायरमेंट को। और फिजिकल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है।
तो जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का, उसको प्रभावित कर रहा है, उसको निगेटिवली प्रभावित कर रहा है। और एक डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो आप देखिए 9 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्ड वाइड ब्रेथ एयर कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी कि 90% जो पॉपुलेशन है इन द अर्थ, दे आर ब्रेथिंग कंटेमिनेटेड एयर। और इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, प्री मैच्योर डेथ। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें इंडिया की सिचुएशन की। वर्ल्ड के लेवल पर अगर क्वेश्चन कभी आता है तो ये डाटा आप कोट कर सकते हैं। इंडिया के लेवल पर पॉल्यूशन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, पीवाईक्यू में भी हम देखेंगे। तो जब इंडिया के लेवल पर आता है तो कुछ तो डाटा होना चाहिए जो बताए कि हाँ भाई, हम पॉल्यूशन की समस्याओं से काफी ग्रसित हैं और इसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम जब तक पता नहीं होगा, उसका डाटा या फैक्ट्स हमें पता नहीं होगा, हम प्रॉब्लम को ना तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए डाटा कोट करना जरूरी है, नहीं तो आंसर आपका सुपरफिशियल लगेगा, खासकर कोई भी कंसर्न रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप देखिए इंडिया में सेवर क्राइसिस चल रहा है एयर पोल्यूशन का, दैट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड द पीपल। ओके, एक तो ये है कि जो आपका NAAQS पैरामीटर्स है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, जो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मॉनिटर करती है। तो भाई जब सिटीज के स्टैंडर्ड्स देखे गए तो इस NAAQS स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं बहुत सारे सिटीज में। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि 436 सिटीज या टाउन्स in 2019 exceeded the national ambient air quality standard of 40 microgram per metric cubic। ठीक है, तो क्या दर्शा रहा है कि पॉल्यूशन की स्थिति काफी भयावह है और यही एयर को, पॉल्यूटेड एयर को हम अपने रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को प्रभावित करेगा काफी ज्यादा निगेटिव तरीके से। उसके बाद देखिए मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, 9 ऑफ द टॉप 10, हमने तो उस समय 8 बोल दिया था, यहाँ पर 9 है। 9 ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वो इंडिया में, यानी कि 90% अगर हम देखें 10 में से। ओके, और थोड़ा और ऊपर हम जाएं तो पता चलता है कि भाई टॉप 100 में भी हम काफी कमाल कर रहे हैं। कैसे? 83 सिटीज टॉप 100 में, ये आपका इंडेक्स में आता है, मोस्ट पॉल्यूटेड में आता है, वो इंडियन सिटी ही है। और ये डाटा है आपका 2023 का, स्विस फॉर्म IQ एयर ये रिलीज करती है, और ये काफी ज्यादा मतलब ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि एरू गैरू इंस्टीट्यूशन के डाटा लिखे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब आप हमें बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली सॉलिड पॉल्यूटेंट्स आप इसे कह लीजिए, जिसकी डायमीटर जो है अगर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होती है। उसी प्रकार से PM10 की बात करें तो जो डायमीटर होता है आपका इन सॉलिड पॉल्यूटेंट्स का 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहना है, और साफ साफ दिख रहा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये हमारे लंग्स को भी लंग्स तक भी पहुंच सकती है, सांस के माध्यम से, रिस्पिरेशन के माध्यम से। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने कुछ डाटा देखा। अब देखिए आप हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है, पॉवर्टी बढ़ सकती है, साथ के साथ इकोनॉमिक लॉस होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों की बढ़ सकती है, और एक तो ये है कि भाई शॉर्टनिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर व्यक्ति 70 साल जीता विदाउट पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन आ गई तो हो सकता है 70 से कम, यानी कि 60 62 ये जिए, क्योंकि भाई शरीर प्रभावित हो रहा है ना ये पॉल्यूटेंट से, एक एक अंग प्रभावित हो सकते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो घटेगी। यहाँ पर डाटा भी दिया गया है कि लगभग 10 सालों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटते हुए दिखी है कुछ सिटीज में। ओके, और बाकी ये तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी पेनिट्रेट कर जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक कॉस्ट हालांकि हम उतना ज़्यादा एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए
कि भाई अगर पॉल्यूटेंट्स हुआ, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिजीज हुई, आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा लगेगा, अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो उनको बजट में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, दवाई का कॉस्ट है, फिर पोस्ट ट्रीटमेंट का कॉस्ट है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति रिस्पायरेटरी इश्यू से फेस कर रहा है तो कंपनी में जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, हो सकता है उसको जॉब भी ना मिले, हो सकता है उसको कम पैसे में काम करना पड़े। तो आप समझिए कि ये सब इंटरलिंक्ड है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पॉल्यूशन भी पॉवर्टी को प्रमोट करती है। कैसे, हमने आपको बता दिया। पॉवर्टी, प्रोडक्टिविटी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये सब कीवर्ड आपको रट के रखने हैं कि अगर आपका क्वेश्चन आता है पॉल्यूशन के टॉपिक पर तो ये गिने चुने कीवर्ड्स होते हैं जो मैं बार बार चीख चीख कर आपके सामने चिल्लाता हूँ कि आपको याद हो जाए और कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए आपके आंसर में। जैसे एक हमने आपको बताया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन, है ना, ये कीवर्ड काफी अच्छा है। जैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम कहते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन कह सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वॉर कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड इनोवेट करिए, काफी आनंद आएगा और जो आंसर देखेंगे वाह वाह करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपके एयर पोल्यूशन है ना, हम चिल्ड्रन के कंसर्न्स को भी देखेंगे। चिल्ड्रन काफी ज्यादा वल्नरेबल है और कुछ फैक्ट्स के अनुसार ये होता है कि भाई एडल्ट के मुकाबले, ओल्ड एज के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से ब्रेथ करते हैं। जितना ज्यादा तेजी से ब्रेथ करेंगे और अगर एयर कॉन्टेमिनेटेड है तो पॉल्यूटेंट्स उतने ज्यादा इंटर कर सकते हैं और उससे इनके ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ पोस्ट बर्थ नहीं, प्री बर्थ, यानी कि जब बच्चे फेटस में रहते हैं तब भी ये देखा गया है कि प्रीटर्म बर्थ तेज हो रहा है, यानी कि एवरेज बर्थ होने का समय अगर 9 महीने है तो पहले ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। और साथ के साथ अंडर डेवलप लंग, अंडर डेवलप अदर ऑर्गन्स, ये भी समस्याएं दिख रही है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है क्योंकि डायरेक्टली ये हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर आई स्ट्रेन, ये सब प्रॉब्लम्स है, कफ, निमोनिया जैसी स्थिति बन सकती है। आजकल आप देखते हैं अर्बन एरियाज में बहुत सारे बच्चों को चश्मा पहनना पड़ता है। तो ये सब भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉल्यूशन से ही लिंक्ड है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर आप देखिए 99% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर एक्सपोज्ड टू डेंजरस लेवल्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है। तो भाई सोर्सेस की कमी थोड़ी ना है। एक तो है फॉसिल फ्यूल्स, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, पेट्रोल डीजल पर आधारित है, या फिर इंडस्ट्री जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, तो यहाँ से जो आपके इमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस या फिर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर, तो ये एयर पॉल्यूशन काउज कर रहे हैं। जैसे SOx, NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, और ये सब तो एसिड रेन भी काउज करते हैं। अगर वो रेन वाटर से मिक्स कर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको भी प्रभावित करते हैं, जो टूरिज्म को अफेक्ट करेगा। ऐसा हमने पिछले क्लास में आपको लिंक करके बताया था। क्या आपको याद है कि कैसे पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कल्चरल हेरिटेज को प्रभावित करता है? आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रीज है उससे हाई पॉल्यूटिंग केमिकल्स निकलते हैं, रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे सॉइल्स में रिलीज कर दिया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो वो भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब जहाँ पर फर्टिलाइजर बनता है, ठीक है, तो वहां से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट एज ए केमिकल निकलते हैं। तो भाई क्या ट्रीट किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, कहाँ उसको थ्रो किया जाता है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में एयर पोल्यूशन बढ़ेंगे। उसके बाद है वेस्ट इंसिनरेशन। वेस्ट इंसिनरेशन मतलब वेस्ट को जो डिकम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, तो जब वेस्ट डिकम्पोज होता है तब भी हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस रिलीज होते हैं और ये एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि केमिकल्स रिलीज होते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो लैंड फिल्स होते हैं जहाँ पर कचरे फेंके जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द हीट,
एंड प्रेशर, क्या होता है कि काफी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं वहां से, और जब रेनफॉल होता है तो वो टॉक्सिक केमिकल मिक्स कर सकते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में इवोपरेट होता है हो जाते हैं, और वो एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित करते हैं, वाटर को भी प्रभावित करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेजेस समझ में आया होगा। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, जैसे स्टबल बर्निंग आप देख लीजिए, ठीक है, स्टबल बर्निंग हो गया, या फिर कभी कभी फॉरेस्ट फायर, विल्ड फायर हो जाता है। तो इन सबों से भी आपका एयर पोल्यूशन होता है। आप जैसे देखेंगे, अगर इंडिया की केस स्टडी देखें तो दिल्ली के आसपास जो स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ठंड के समय में स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा होती है, बिकॉज हार्वेस्ट करना पड़ता है नए फसल के लिए। तो जैसे ही ये हार्वेस्ट करते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट होता है स्टबल, उसका क्या करते हैं, उनको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होंगे, और फिर एक क्लाइमेट का भी रोल आ जाता है यहाँ पर कि इस समय ठंड का समय होता है, और चूंकि ठंड में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रहती है, विंड नहीं चलती है, तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, है ना, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं हो पाते। जहां पर पॉल्यूशन इमिट हुआ उसी के आसपास में ये रह जाते हैं। आपने कभी देखा कि जब ठंड में आप आग जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है वो कितना ज्यादा आपको विजिबल होता है, गर्मी के दिन में आपको उतना नहीं विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में वो रिलीज तो हो रहा है धुआं, बट वो स्प्रेड होता जा रहा है, ऊपर उठ के ऐसे ऐसे स्प्रेड होता जा रहा है, लेकिन ठंड में वो कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा विजिबल होता है, पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, और फिर ज्यादा काउज करते हैं, गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन बन जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है, आपके मेंस आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। जैसे एसडीजी गोल्स आप यूज कर सकते हैं, पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी, पीपीपी ये होता है ना, ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। पार्टनरशिप, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, इन सबों पर हम बात करेंगे, आप चिंता ना करिए, बस आपको ध्यान रखना है। एक आउटडोर एयर पॉल्यूशन, फिर प्रोडक्टिविटी लॉस, डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात नहीं बताई। एक तो हमने आउटडोर बताया, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, इंडोर को भी समझिए, इंडोर से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है पीपल को, पॉपुलेशन को। तो इंडोर पॉल्यूशन का मतलब हो गया कि भाई घर के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे हो सकते हैं, जैसे गांव में अभी भी आप देखेंगे तो वहां पर जो खाना पकाया जाता है वो कोयले पर हो सकता है, लकड़ी पर हो सकता है। तो भाई जब ये जलते हैं ना तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इन सर्टेन परसेंटेज भी रिलीज होते हैं। तो ये सब तो जो महिलाएं हैं वो ज्यादा इसको इनहेल करती है, क्योंकि खाना वाना तो गांव में महिलाएं ही पकाती है। ये जो है आपका डोमेस्टिक वर्क जनरली महिलाएं ही करती है, तो उनको ज्यादा ये दिक्कत आएंगी, वो ज्यादा ये समस्याएं फेस करती है। फिर बच्चे भी होते हैं जो घरों में रहते हैं, या फिर आप देखिए कि उन घरों में जहाँ पर स्मोकिंग की जाती है, सिगरेट पिए जाते हैं, ओके, या फिर घरों में पोछा लगाया जाता है, कुछ केमिकल्स का छिड़काव होता है, तो वो सब भी इंडोर पॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और इंडोर पॉल्यूशन और भी खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हमें नहीं देखने को मिलता है, ओके। तो हमने इंडोर एयर पॉल्यूशन की भी बात आपको बता दी। तो आपको अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज डू हैव ए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, जितना भी आपको मर्जी करे आप अपने अनुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इतना हो गया, आपका टॉपिक खत्म। अब आप हमें बताइए कि कैसा लगा जो हमने इंटरलिंकेजेज ऑफ टॉपिक किया, क्या आपको समझ में आया? क्या आप कुछ अनदर काउज ऑफ एयर पोल्यूशन बता सकते हैं, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन बता सकते हैं? थोड़ा सा आप जरूर बताने का कोशिश करें, ओके। एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये सब तरीके हैं टू मिटिगेट, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। लेकिन चलिए अब हम थोड़ा सा कंसिक्वेंसेस पर बात कर लेते हैं। एक तो ह्यूमन रिलेटेड कंसिक्वेंसेस होगा, एक होगा आपका इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, क्योंकि पॉल्यूशन का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। ह्यूमन पर अगर देखें तो सोसाइटी के लेवल पर हो जाएगा, इकोनॉमी के लेवल पर हो जाएगा, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ जाती हैं, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी लिंक हो सकती हैं, है ना।
और ट्रांसपोर्ट सब भी रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। पहली बात तो हम ह्यूमन रिलेटेड देखते हैं। एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हमने आपको बताया है। वैसे एक डाटा याद रख सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है इट किल्स 800 पीपल एवरी आवर या फिर 13 एवरी मिनट, एक मिनट में। यानी कि अगर हम एक मिनट का लेक्चर बना रहे हैं तो 13 पीपल जो है एयर पोल्यूशन के कारण इस धरती को छोड़कर ऊपर जा चुके होंगे। तो आप समझिए कि थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर कि चैलेंजेस कितना ज्यादा डीपली इनग्रेन्ड है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसमें आपका व्यक्ति का प्रोडक्टिविटी प्रभावित होता है। उसके साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। डेवलपिंग कंट्री या पुअर पीपल, उनको ज़्यादा परेशानी आती है। भाई अगर कोई बीमार हो गया, बच्चे बीमार हो गए, उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए तो कॉस्ट बढ़ गया। अब कॉस्ट बढ़ गया तो गरीब लोग कंप्रोमाइज करेंगे अपने फूड में, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ सकती है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें इंटरलिंक्ड है। और कहीं कहीं तो क्राइम भी बढ़ सकता है। इट कैन ऑल्सो एग्जरेट क्रिमिनल बिहेवियर। भाई गरीबी आ गई, चोरी चकारी करने से उनको लगता है कि हम कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, खाना इकट्ठा कर सकते हैं, चोरी चकारी भी। तो आप समझ रहे हैं कैसे कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है। उसके बाद मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आर मोस्ट वल्नरेबल, ये हमने आपको बताया, क्योंकि भाई इनके पास तो ना पैसे होते हैं एसी सब खरीदने के लिए, ना ही प्योरीफाई वाटर खरीदने के लिए, ना फिर प्योरीफाइंग एयर खरीदने के लिए। तो फिर ये ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये ज़्यादा इंगेज रहते हैं आपके पब्लिक प्लेसेस में। आप देखते हैं ना जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो भीख मांगते हैं, तो दिन भर वो पॉल्यूशन में खराब भीख मांगना, बहुत सारी चीजें इंगेज्ड है। तो हम बस थोड़ा सा आपको इलोंगेट करके बताते हैं कि हाँ, चिंताएं तो बहुत है, कंसर्न्स बहुत है। ओके, तो ये सब आप रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपका स्लम्स वाला एरिया है, वहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दिल्ली में स्लम्स है, मुंबई में स्लम्स है। अब तो लगभग लगभग हर एक सिटी में स्लम्स कंसंट्रेटेड होते जा रहे हैं और यहाँ की लिविंग स्टाइल्स काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में। उसके बाद हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, हमने इस पर आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ एक कीवर्ड आपको बता रहे हैं, पोल्यूशन इनइक्वालिटी। अब पोल्यूशन इनइक्वालिटी जो है वो मोस्टली इसको दो भाग में कर सकते हैं। एक तो जेंडर बेस्ड पॉल्यूशन इनइक्वालिटी या फिर नेशन बेस्ड पॉल्यूशन इनइक्वालिटी, है ना। तो ये सब कीवर्ड ऐसे ऐसे इन्वेंट किए जाते हैं ताकि आप आंसर में लेके आपको मजा आ जाए। जेंडर बेस्ड पॉल्यूशन इनइक्वालिटी क्या हो गया कि भाई जो महिलाएं हैं वो इंडोर पॉल्यूशन ज़्यादा फेस कर सकती हैं। खाना वाना जो है चूल्हे पर या फिर लकड़ी पर बनाना पड़ता है, कोयले पर बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा फेस कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका नेशन बेस्ड पॉल्यूशन इनइक्वालिटी कि भाई डेवलपिंग कंट्री वर्सेस डेवलप्ड कंट्री, पुअर कंट्री वर्सेस रिच कंट्री। आपको समझ में आ रहा है जो हम इंटरलिंक करना चाह रहे हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ाई कीजिए, आपका सोच और सोचने का तरीका दोनों बदलेगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इसमें तो मैंने आपको बता दिया एसिड रेन, ये जो आपके पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं SOx NOx, ये जब रेन वाटर से मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो फिर ये एसिड रेन काउज करते हैं। और एसिड रेन जो है मान के चलिए अगर वो क्रॉप्स पर पड़ता है तो क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। और अगर सॉइल पर पड़ता है, सॉइल को भी एसिडिफाई करने की क्षमता रख सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, उस पर अगर एसिड रेन होती है तो उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होगी, जो टूरिज्म सेक्टर को भी प्रभावित कर सकती है। फिर है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आ, जो लेक्स है या वाटर बॉडीज है, ठीक है, मान के चलिए कि अगर उन लेक्स या वाटर बॉडीज में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी? हो सकता है आपका जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है जो यूज किए, उसके साथ साथ इरिगेशन हमने किया और वो जाके पोन्ड्स या लेक्स में आ गया, मिक्स हो गया। तो जो पोन्ड्स या लेक इकोसिस्टम है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एडिशन हुआ, तो उससे क्या होगा कि जो आपके प्लांट्स स्पीसीज है ना वो तेजी से ग्रो होंगे। तेजी से ग्रो होंगे तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। सनलाइट को ब्लॉक कर देगा तो जो आपके एनिमल किंगडम या फिर जो आपके छोटे छोटे स्पीसीज थे ना उसको धूप नहीं मिलेगा। और फिर
जब और ज़्यादा घेराव हो जाएगा तो जो प्लांट्स है उनको भी धूप नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो प्लांट्स हैं वो मरने लग जाएंगे, जो एनिमल किंगडम है वो भी मरने लग जाएंगे, और ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई डिग्रेड भी तो करना है। डिग्रेड करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा डिग्रेडेशन की डिमांड होगी उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब है कि भाई वो जो लेक है वो पॉल्यूट हो गया है। इसी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या फिर सिंपल है नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक्स। फैक्टर्स हमने बता दिया, ठीक है। तो एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी दोनों को नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन जैसे आप देखिए कि जो आपके एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, पहले जो है इसमें काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते थे जो ओजोन लेयर को प्रभावित करते थे, ओजोन होल कर देते थे। अब ओजोन होल का सिग्निफिकेंस यही है कि ये यूवी रेज को आने से रोकते हैं, जो हमारे शरीर को या फिर जो लिविंग बींग्स है उनको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें काउज कर सकती है। तो यूवी रेज को आने से रोका जाता है, लेकिन जैसे जैसे ओजोन लेयर थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यूवी रेज जो सन की तरफ से और ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, और जितना ज्यादा पेनिट्रेट होगा उतना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ह्यूमंस में हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। तो पहले काफी ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज किया जाता था जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, तो फिर लेस ओजोन डिप्लीटिंग या फिर नो ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ गैसेस के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो ओडीएस है: क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स। ये जो हेलोन्स वाले जो है ना वो आपके ओजोन को डिप्लीट करते ही है। फिर क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज, जो आपके ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो कि बैड ओजोन होते हैं, ये एग्रीकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन में कमी ला सकते हैं। और उसके साथ साथ आप समझिए कि अगर लेट्स से फॉरेस्ट फायर होता है, विल्ड फायर होता है, तो उससे भी पोल्यूशन ऐड हो जाती है एनवायरनमेंट में, जो बायोडाइवर्सिटी को निगेटिव तरीके से प्रभावित करती है ना। एज वेल एज प्लांट्स सस्पेक्टिबिलिटी टू डिजीज, पेस्ट एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिर एक और कीवर्ड आ गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब ही बता दीजिए, इससे तो आप वाकिफ होंगे। और अगर स्ट्रेस का मतलब पता हो गया तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का भी मतलब आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3-4 पैटर्न पर आएगा कि भाई पॉल्यूशन क्या है, काउजेस क्या है, इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं, और रिव्यू भी पूछा जा सकता है कि भाई इतने सारे प्रोग्राम्स, इंसेंटिव, सब्सिडी चलते हैं देश के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो आखिरकार समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही, कम क्यों नहीं हो रही? तो ऐसे ऐसे सोचना है आपको, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक तो है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव वही था कि भाई जो एयर है ना उसको क्लीन करने का अथक प्रयास किया जाए, यानी कि पॉल्यूटेंट्स को कम किया जाए। कैसे? तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, डिफोरेस्टेशन को कम करके, एफोरेस्टेशन प्रमोट करके। ओके, ध्यान रखना है, डिफोरेस्टेशन कम करके इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एफोरेस्टेशन हम प्रमोट कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन कम करेंगे, एफोरेस्टेशन हम बनाएंगे, दोनों साथ साथ चलेगा तो और ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद भारत स्टेज 6 नॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्या है ये भारत स्टेज 6 नॉर्म? बेसिकली जब आप व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है, 2 व्हीकल्स हो, 4 व्हीकल्स हो, 4 व्हीलर व्हीकल्स हो, तो बेसिकली उसमें इंजन होता है। इंजन जो है वो फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करती है, डीजल या पेट्रोल, लेकिन जब वो बर्न करती है तो पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर देती है एज ए बाई प्रोडक्ट, चाहे आपका पार्टिकुलेट मैटर हो, ठीक है, या फिर अदर केमिकल्स हो जो रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लगाते हैं तो ये सब जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना वो और ज्यादा कंट्रोल हो जाते हैं, वो इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इंजन की इफिशियंसी पर काम किया जाता है, इंजन को इनोवेट कर दिया जाता है ताकि
जो इमिशंस हो रहे थे पहले, उस इमिशंस पर लगाम लगाया जा सके। और आप थोड़ा सोच कर देखिए कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो व्हीकल्स की संख्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, टू व्हीलर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ऐसे चीजें आप समझिए। ये हो गया आपका भारत स्टेज 6 नॉर्म। और जो 5 का जो नॉर्म था ना, भारत स्टेज 1 2 3 4 5, तो 5 को हमने स्किप करके डायरेक्ट 6 पर पहुंच गए, तो ये भी अच्छी अचीवमेंट है भारत की। उसके बाद ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये आप समझिए कि इसको लाया गया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन द दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग एरिया या फिर नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि यहाँ पर ठंड में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इसको क्या था कि अगर पॉल्यूशन का लेवल सर्टेन क्राइटेरिया से क्रॉस कर जाता है, तो हम ग्रेड लेवल पर एक्शंस को इनिशिएट करेंगे, यानी कि पॉल्यूशन और ज़्यादा खतरनाक हो गया है तो और ज़्यादा कड़क एक्शन लेंगे। अगर नॉर्मल स्थिति पर है, एवरेज स्थिति पर है, तो फिर हम उस टाइप से कम एक्शन लेंगे। जैसे होता है ना, अगर ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया तो कंस्ट्रक्शन को बंद कर देंगे, तो थर्मल पावर प्लांट से उसको बंद कर देंगे। तो ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है। और ये सब डिसाइड होता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के कैटेगरी पर। और अगर मॉडरेट टू पुअर है तो डिफरेंट एक्शन होगा, वेरी पुअर है तो अलग एक्शन होगा, इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई तो काफ़ी कड़क एक्शन होगा। ऐसे आप याद रखिए। उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है, ताकि जनता भी अवेयर हो सके। और साथ के साथ जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन से जो पॉल्यूशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वो भी अवेयर हो सके और ग्रेडेड एक्शन ले सके। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप समझिए कि ये स्कीम जो है ना, कितना बेनिफिशियल हो सकती है अगर ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्या है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? इसके तहत क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टू द पुअरर हाउस होल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला जो है कनेक्शन वनेक्शन फ्री में मिलेगा, लेकिन बाद में फिर सिलेंडर को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट होती रूरल एरियाज में, तो इंडोर एयर पोल्यूशन तो कम होता ही, साथ के साथ ये जो इमिशंस होते हैं बाय बर्निंग ऑफ द वुड और द कोल इन द हाउस होल्ड, ठीक है, वो भी कम होती, तो पॉल्यूशन कंट्रोल होता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर एक दिक्कत की आपको बात बताते हैं कि भाई ठीक है, पहला कनेक्शन आपको फ्री मिल गया, पहला सिलेंडर फ्री मिल गया, लेकिन जब आप इसको रिफ्यूल करवाएंगे ना, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अभी सिलेंडर का कॉस्ट कितने हैं? लगभग 900 के आसपास। तो एक गरीब परिवार 900 रुपये महीने इकट्ठा करने में फॉर द सिलेंडर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको और कॉस्ट और खर्चे एडजस्ट करने पड़ते हैं। इसलिए इनको लगता है कि नहीं, लकड़ी कोयले पर ही ठीक है, कॉस्ट कम पड़ेगा और फिर जो पैसे बचेंगे वो अपने नीड्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गरीब है, जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है, आई थिंक कि कम से कम और ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि लोग इसे अडॉप्ट करें, ठीक है। हालांकि आप हमें बताइए कि इसके अन्य क्या चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया, एक चैलेंज क्या आप सोच पा रहे हैं कि भाई कभी कभी ये होता है ना कि गरीब जो है वो सिलेंडर को बेच भी देते हैं, 500 के बदले 1000 मिल जाता है और बाकी वो पैसे बचा लेते हैं, ये भी चीज़ें होती है, ओके। उसके बाद देखिए, सिर्फ यही नहीं है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फेम इंडिया स्कीम भी है जो ई व्हीकल्स को प्रमोट करती है। उसके बाद कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक की, भाई जो कार्बन रिलीज हो रहे हैं उसको रिलीज ही क्यों करना है एटमोसफेयर में, उसको कैप्चर कर लो और फिर कहीं स्टोर कर लो, तो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बच जाएगा। उसके बाद स्टार रेटिंग किए जाते हैं इक्विपमेंट्स का, आपने देखा होगा आपके फ्रिज हैं, पंखे हैं, एसी है, वहाँ पर स्टार जैसे रेटिंग्स किए जाते हैं कि भाई 2 स्टार है, 3 स्टार है, जो एनर्जी एफिशिएंसी को बताता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा उतना कम बिजली खपत होगा, उतना कम इमिशन होगा, इसलिए आपका स्टार रेटिंग आता है। लेकिन जो आपके 5 स्टार रेटिंग होते हैं उसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन बचत भी होती है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? एक तो ये है कि भाई रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स जो भी निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए स्ट्रिंजेंट बेसिस पर, कड़क बेसिस पर, ओके। चाहे वो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से वेस्ट आ रहे हैं, पावर प्लांट से एमिशन हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है,
तो उसको करेक्ट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें तो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर की कैपेसिटी लगातार भारत बढ़ा रही है और ये दिखाती है कि कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, पॉल्यूशन की समस्याओं से निपटने के लिए हम अग्रसर हैं और ज़्यादा कोशिश हम कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल इमिशन कंट्रोल, जो भी आपका व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स है कि जो व्हीकल्स है वो कितना इमिशन करेंगे पॉल्यूटेंट्स का, अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो रहा है तो उसको बैन करो। ठीक है, जैसे जो पुराने ट्रक्स है, पुराने गाड़ी हैं, वो ज़्यादा इमिट करने लग जाते हैं क्योंकि पहले के समय उतनी ज़्यादा एफिशिएंट वो थी नहीं, तो ज़्यादा पुराने व्हीकल्स रहेंगे तो वो ज़्यादा इमिट करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये तो सबसे सस्ता एडवाइस होता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किए तो सबसे तगड़ा एडवाइस हो सकता है। जैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ की बात करी थी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई पता चला कि जाम लगी हुई है, 10 मिनट 1 घंटा जाम हो सकता है, तो पता चला कि हम इंजन चालू करके रखे हुए हैं तो इससे भी तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम बंद कर दें, जहाँ यूटिलाइजेबल नहीं है वहाँ बंद कर दें, तो ये आपका अवेयरनेस बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मिशन लाइफ के अंतर्गत एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म करके एयर पॉल्यूशन को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है और हम सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में बढ़ सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स टू रेज द अवेयरनेस, ये सब बातें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन हम आपको दे रहे हैं, ई मोबिलिटी सब्सिडी दिया जाए। ई मोबिलिटी सब्सिडी होगा यानी कि अभी देखते हैं आपकी जो ई व्हीकल्स है या तो कॉस्टली आते हैं या फिर कम कॉस्ट होता है तो उनकी क्वालिटी नहीं होती है, तो लोग थोड़ा सा बाइज्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ई व्हीकल्स को लेने के लिए। लेकिन अगर सब्सिडीज हो तो अगर हाई प्राइस व्हीकल भी हो जो ई व्हीकल हो तो फिर जनता उसे खरीद सकती है और अच्छा होगा। बाकी और भी इश्यू है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ठीक है, वो सब भी इश्यू चलती है। भारत स्टेज नॉर्म हमने आपको बता ही दिया है कि आपका क्या सिग्निफिकेंस है। थोड़ा सा बेसिक थोड़ा समझ लीजिए कि जो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म है 2000, साल 2000 से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स। पर अप्रैल 2020 में हम डायरेक्ट BS4 से BS6 पर छलांग मार दिए, BS5 को छोड़कर। और इससे आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट होता है। पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कम इमिशन होते हैं, SOx NOx जो केमिकल्स है वो कम इमिशन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पर कंट्रोल होता है। ओके, तो इससे आपका एनवायरनमेंट में कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे और कम रिलीज हुए तो फिर आपका पॉल्यूशन की समस्याएं कम हो सकती है। और थोड़ा खेल आप समझिए इस बात को कि भारत की पॉपुलेशन भी तो इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग ऑन एवरेज देखे तो एक गाड़ी तो होंगी, कम से कम 2 चक्का वाहन, 2 व्हीलर व्हीकल तो होगा ही घर में। तो अगर आपका इमिशन एफिशिएंट इंजन्स आती हैं, लागू होती है, तो हम अच्छे लेवल तक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ब्रॉडर लेवल पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल की कहानी आप सोच सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टबल बर्निंग का टॉपिक, ये भी काफी बड़ा मुद्दा रहता है और ठंड के समय में तो इस मुद्दे पर पूरा पॉलिटिक्स भी चलता है। हालांकि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम मुद्दे को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे कि भाई स्टबल बर्निंग क्या है, कैसे होता है, इम्पैक्ट क्या है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। जो भी आपका कंसर्न या डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं, वी विल बी अवेलेबल टू आंसर योर डाउट्स। तो चलिए अब हम स्टबल बर्निंग पर आते हैं। स्टबल बर्निंग मतलब थोड़ा सा समझिए कि हमारा जो देश है प्राइमरली एग्रीगेरियन है, खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई खेती बाड़ी हुई, प्रोडक्शन हुआ क्रॉप्स का, लेकिन इस बात को भी देखिए कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। पोस्ट प्रोडक्शन आपका बाय प्रोडक्ट भी तो रिलीज होता है, और ये जो बाय प्रोडक्ट है, अब फार्मर्स क्या करते हैं, इससे निजात पाना चाहेंगे ताकि
जो हमारा अगला क्रॉप है उसको सो किया जाए। तो उसके बीच में जो टाइमिंग होती है, जो गैप होती है, बहुत कम होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लो टाइम वो क्या करते हैं, इन बाय प्रोडक्ट्स को, जिनको हम स्टेबल कहते हैं, जो आप छोटे छोटे लकड़ी टाइप का देखते होंगे अगर आपने कभी खेत विजिट किया है या फिर यूट्यूब पर देखा होगा आपने, तो वो उसको जला देते हैं ताकि उससे जल्द से जल्द निजात मिल जाए। लेकिन जलाने से होगा क्या, पॉल्यूशन होगा। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो आसपास का इलाका उस समय ठंड का समय होता है तो पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंड में ही स्टबल बर्निंग होती है, गर्मी के समय में भी होती है, लेकिन उतना इम्पैक्ट गर्मी में नहीं दिखता बिकॉज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। यहाँ पर हवा का एक्सचेंज होते रहता है, पॉल्यूशन का एक्सचेंज होते रहता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। लेकिन ठंड में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और फिर वहीं पर पॉल्यूशन जम जाती है, आसपास के इलाके में जम जाती है, और फिर हम जो है गैस चैम्बर जैसे स्थिति में आ जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हमने आपको बताया। क्या आप जिस लोकेशन पर रहते हैं वहां पर भी स्टेबल बर्निंग के कारण पॉल्यूशन की समस्याएं घिरी है? आप हमें जरूर बताएं ताकि हम भी देखें कि ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या फिर आउटसाइड दिल्ली। तो जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी इस चीज को देखेंगे। ओके, हालांकि जब स्टेबल बर्निंग की समस्याएं काफी ज्यादा विकराल होने लगी तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि भाई ये मुद्दा मीडिया में आया, ठीक है, तो फिर पार्टी टू पार्टी ब्लेम हुआ। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो लाना था ना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इजाद किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हुआ। ओके, तो अब धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में हो रही है। देखते हैं इस बार की क्या स्थिति होती है। तो ये हमने आपको बताया। रिलेटेड फैक्ट्स आप थोड़ा सा देख लीजिए जो आप यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके अनुसार जो नंबर ऑफ फायर्स है काउज्ड बाय द स्टेबल बर्निंग इन दिल्ली एंड द एनसीआर रीजन, वो डिक्रीज हुई है बाय 31.5% बिटवीन द पीरियड 2021 टू 2022। तो ये अच्छा पॉइंट है। ओके, और उसके बाद देखिए एक और फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 20 मिलियन टन ऑफ राइस स्टेबल प्रोड्यूस होते हैं हर साल पंजाब में सिर्फ, जिसमें 80% ऑफ विच इज बर्न। तो स्टेबल बर्निंग और उससे पोल्यूशन की समस्या यहाँ से आपको दिख रही है। ओके, उसके बाद एक और डाटा है कि भाई रिडक्शन हुआ है, तो आप ये डाटा कोट कर सकते हैं कि कहाँ पर हम सफल हो रहे हैं, कहाँ विफल हो रहे हैं। अब बात करते हैं रीजन क्या है स्टेबल बर्निंग का। तो एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आप देखते हैं व्हीट हो या फिर राइस हो, जब ये पक जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो ये स्टेबल एज ए बाय प्रोडक्ट छोड़ती है, तो बर्निंग तो करना पड़ेगा। ऐसा अगर अल्टरनेटिव्स कोई नहीं है, हालांकि अब तो अल्टरनेटिव से प्रोवाइड की जा रही है, मशीन से प्रोवाइड की जा रही है, तो आप समझिए कि इससे ज़्यादा स्टेबल निकलती है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा क्रॉप करते जो कम स्टेबल प्रोड्यूस करती है और क्लाइमेटिक फ्रेंडली भी होती, तो फिर स्टेबल बर्निंग से हम इस रीजन में निजात पा जाते हैं, है ना। उसके बाद टाइम कांस्टेंट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं मिलता है, इनको लगता है कि भाई इसे बंद कर देंगे तो तुरंत समस्याओं से निजात हो जाएगा और फिर हम जल्दी शो कर सकते हैं अगले सीजन के लिए जो भी सीड्स हैं, प्लांट्स हैं। उसके बाद वायरेबल अल्टरनेटिव्स नहीं हो पाते हैं, जैसे अब स्टेबल बर्निंग है तो करे क्या, अगर ना जलाएं तो हो सकता है जो स्टेबल बर्निंग कलेक्ट करते हैं वो जो सेंटर्स है वो काफ़ी दूर हो, तो दूर होंगे तो फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और क्या पता जो स्टेबल उसको डिपॉजिट किया जाए तो कितने पैसे दिए जाएं, ये भी एक डाउट रहता है। ओके, तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि जो मशीनरी होती है, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोडिकम्पोजर, पूसा डिकम्पोजर, है ना, हार्वेस्टर्स, ये सब आजकल नई नई तकनीक आ गई है, तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती है। तो जहाँ अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पर आसान रास्ते अपनाए जाएंगे, जहाँ पर अवेलेबल होगी वहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। कुछ सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे अगर गवर्नमेंट मशीनरी पर सब्सिडीज देती है, क्योंकि इन सब मशीन की कॉस्ट लाखों में होती है, तो फार्मर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस कर सकते हैं मशीन्स को खरीदने में। इकोनॉमिकली वो मशीन्स को खरीदने में वायबल नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे में कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इनको लगता है कि भाई दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए लेट से इसको बर्न ही कर देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो फिर फार्मर्स मशीन्स खरीद सकते हैं एंड इट विल हेल्प देम। उसके बाद है लैक ऑफ अवेयरनेस, हो सकता है वो
एनवायरमेंटल नुकसान को उतनी अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग एज वेल एज हेल्थ इम्पैक्ट क्या होते हैं नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब आप हमें बताइए कि अभी ये जो डिक्रीमेंट हुआ है स्टेबल बर्निंग में, हमने आपको डाटा भी बताया, तो इनमें से जो भी रीजन है इसमें क्या चेंज हुआ होगा, क्या पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में क्या चेंजेज हुआ होगा। तो आप देखिए कि पहला में तो नहीं हुआ होगा, दूसरा में भी नहीं हुआ होगा या फिर मिनिमम हुआ होगा, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो आपका चौथा है लैक ऑफ वायबल अल्टरनेटिव, इसमें जरूर परिवर्तन आया होगा, क्योंकि अब जो है मशीन्स विकसित की जा रही है वो हम देखेंगे। उसके बाद सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट दे रही है फार्मर्स को कि भाई आप मशीन्स यूज करिए, हम पैसे दे रहे हैं, या फिर किराए पर ले लीजिए, उसके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है, और अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो आप देखिए कि हर रीजन में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर बदलाव हो रहा है। इम्पैक्ट क्या है, तो आप देखिए इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, क्योंकि पॉइजनस गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, ये सब रिलीज होते हैं। उसके बाद सॉइल प्रॉपर्टीज पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। इट कैन रेज द सॉइल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वार्मिंग, एंड इससे आपका जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि फिर सर कंपनसेट कैसे होता है, तो फर्टिलाइजर दे देके कंपनसेशन होता है। तभी तो पंजाब हरियाणा में जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है ना। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, ये हमने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने बताया है। उसके बाद इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कैसे मैनेज किया जाए, कलेक्शन सेंटर्स है कि नहीं, या फिर ज़्यादा अमाउंट में स्टेबल मटेरियल्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, इन सब पर भी एक दिक्कत आ जाता है। फिर निगेटिव इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, ये भी है ना, कुछ कुछ क्रॉप्स पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, एमएसपी जिसको हम कहते हैं ना। तो ऐसे में फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो जाते हैं इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में। बाकी क्रॉप पर देखिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन कुछ ही गिने चुने क्रॉप पर गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है और उस हिसाब से एमएसपी देती है। तो फार्मर्स को लगेगा कि भाई हमें तो इनकम चाहिए, तो हम जो है उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करें जो सरकार प्रोक्यूर करे, ताकि मार्केट में अगर प्राइस भी गिर जाए ना, तभी सरकार हमें एमएसपी पर प्रोक्यूर कर ले। तो इससे भी फार्मर इंसेंटिवाइज हो जाते हैं आपके राइस वीट को कल्टीवेट करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लोन्स, ये सब भी एक फैक्टर होते हैं। अब स्टेबल बर्निंग में एक मॉडल है जिसको छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट किया है, काफ़ी अच्छा मॉडल है और इसको हम आपको बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी लेट्स से कि स्टेबल बर्निंग की समस्या थी, तो यहाँ पर क्या किया गया, गौथांस जो कि एक सेंटर है स्टेबल बर्निंग कलेक्शन सेंटर, उसको सेटअप किया गया है विलेजेज। ओके, तो आप समझिए कि जो विलेजेज है छत्तीसगढ़ में, और हर एक विलेज में लगभग आपका 5 एकड़ का प्लॉट है जिसको गौथान कहते हैं। और यहाँ पर रेसिडेंट्स जो है क्या करेंगे, जो स्टेबल है, जो लेफ्ट ओवर स्टेबल है यहाँ पर डिनोट कर देंगे, या फिर जो पराली इसको हम कहते हैं वो डिनोट कर देंगे। और एक बार यहाँ पर कलेक्ट हो गया तो फिर इन पराली को, इन स्टेबल को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बाय कंबाइनिंग काउ मैन्योर विद द नेचुरल एंजाइम। आप समझिए कि स्टेबल बर्निंग की भी समस्या यहाँ पर समाप्त हो रही है। दूसरी तरफ आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्रिएट हो रहा है, तो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी और इससे न्यूट्रिशनल हेल्थ भी बन सकती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगी तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर कम पड़ेगा और न्यूट्रिशियस भी होंगे चीज़ें। तो ये है आपका स्टेबल बर्निंग का छत्तीसगढ़ मॉडल, ये हमने आपको बताया। उसके बाद क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू टेकल द स्टेबल बर्निंग, एक तो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, NAQM, और इनका फंक्शन आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस किए जाते हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए, कोऑर्डिनेटिंग एक्शन। अब पॉल्यूशन दिल्ली में है, लेकिन एक्चुअली जो कारण है वो दिल्ली से बाहर है, अगर हम कुछ सर्टेन परसेंटेज का है, खासकर स्टेबल को लेकर। ठीक है, तो जैसे पंजाब है,
हरियाणा है, यूपी है। तो भाई यहाँ पर जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो फिर जो ऑपरेशन होगा, जो इनिशिएटिव होगा, वो साइलोज में, आइसोलेशन में ऑपरेट करेंगे। तो पता चला दिल्ली ने कुछ इनिशिएटिव लिया, पंजाब ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर यूपी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है बिटवीन द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, और आपका नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन कुछ इसी पॉइंट पर बात करता है। ओके, उसके बाद पूसा डिकम्पोजर्स है। ठीक है, ये आपका बायो डिकम्पोजर टेक्निक है, जिसके माध्यम से जो स्टेबल है वो कंपोस्ट में बदल जाती है विद इन लो टाइम पीरियड। उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टर, ये मशीन्स होती है। इससे क्या होता है कि जो हार्वेस्ट किए जाते हैं, तो एक तो जो स्टबल बच जाता है। अगर ट्रेडिशनल हार्वेस्ट करें तो स्टबल बच जाएगा बड़े बड़े लेंथ का, लेकिन अगर कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं तो जो स्टबल की साइज है बहुत ही कम हो जाती है, मैनेजेबल होती है, तो फिर बर्न करने की जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद द पॉल्यूशन काउज्ड इन द फार्मर सेक्टर, आप ऐसे भी चीजें लिंक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम अलोंग विथ इनकरेज एंड इंसेंटिवाइज द फार्मर्स, कि भाई आप जल्दी से पैडी को शो कर दो ताकि हार्वेस्ट आप जल्दी से करो, और जो आपको समय मिले बिटवीन हार्वेस्ट एंड द नेक्स्ट सोइंग पीरियड वो ज़्यादा मिले गैप, और फिर आप स्टबल को अच्छे से ट्रीट कर सकें। चाहे आपको उसे पूसा डिकम्पोजर में डिकम्पोज करना हो, कंपोस्ट बनाना हो, या फिर आप स्टबल कंट्रोल सेंटर में उसे पहुंचाना हो ताकि वहां पर आपका स्टबल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्रिएट हो। तो ये सब तरीके हो सकते हैं अगर गैप जो है बिटवीन द हार्वेस्ट एंड नेक्स्ट सोइंग वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद सो अल्टरनेट क्रॉप्स। अल्टरनेट क्रॉप्स मतलब वही हो गया कि अभी हम क्या है, राइस व्हीट पर ज़्यादा फोकस है, तो भाई उसके अलावा हम दूसरे क्रॉप्स को शो कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना एमएसपी गारंटी कर सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही क्रॉप पर एमएसपी गारंटी है जहां पर गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है। अब लेट्स से पल्सेस है, अब पल्सेस पर सरकार डिक्लेयर कर दे कि भाई हम प्रोक्यूर करेंगे एमएसपी पर, तो फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो जाएंगे पल्सेस कल्टीवेट करने के लिए, और ऐसे में जो स्टेबल की समस्या है इन रीजन में वो कम हो सकती है, क्योंकि ये रीजन जो है ना राइस कल्टीवेशन के लिए उतना ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। फिर भी इरिगेशन की सुविधा होने के कारण, गुड क्वालिटी सीड्स होने के कारण फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं। खासकर ये भी है कि एमएसपी का भी एक रोल आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखें मेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन्स, ये सब ग्रो किए जा सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है। ठीक है, और इस स्कीम का नाम आप देख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सितु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, वही है, दैट टारगेट्स दिस रीजन्स अलोंग द दिल्ली एंड एनसीआर। ओके, और इसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है टू द फार्मर्स फॉर इन सितु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स, सो दैट जो फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इशू फेस करते हैं इन मशीन्स को लेने में, तो वो ना खरीदे, भाड़े पर ले ले, कम दाम पर ले ले, है ना। तो ये है आपका कस्टम हायरिंग सेंटर, ये पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में क्या है, तो इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी को सब्सिडाइज करें ताकि फार्मर्स उसे यूज करें, लाइक हैप्पी सीडर, रोटोवेटर, पैडी स्ट्रो चॉपर, ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इंसेंटिवाइज होगा तो फार्मर्स उसे खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड सीड वेराइटीज, जो जल्दी से हार्वेस्ट हो जाए कम समय में, ताकि फार्मर्स को समय मिल जाए आपका स्टेबल मैनेजमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल दिया जाता है पूसा बासमती 1509 एंड PR126, ये काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और साथ के साथ सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बायो डिकम्पोजर यूज किया जा सकता है, और इसमें आप देख लीजिए एक केस स्टडी भी है, आप याद रख सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर के माध्यम से जो क्रॉप रेसिड्यू है वो 15 से 20 दिन में मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझिए 15 से 20 दिन में, तो आराम से मैन्यूर के भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर कम खरीदने पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी बचत हो सकती है। फिर पैलेटाइजेशन, पैलेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो आपके स्टबल्स है ना उसको पैलेट्स में कन्वर्ट कर दो, और जो कोल बर्निंग होती है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स में
उसमें इसके यूज मैंडेट कर सकते हैं कि भाई कोल के साथ आप इन पैलेट्स को भी यूज करो, ये भी तो एनर्जी प्रोड्यूस देगी, हीट देगी, तो ऐसे में दोनों जगह काम आ जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव यूजेज, जैसे आप देखिए कंपोस्ट मैन्योर, इन सब में यूज किया जा सकता है आपका स्टबल का। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब 1 घंटे का लेक्चर हो गया है फ्रेंड्स। क्या आपको इतनी सारी डिटेल्स फैक्ट समझ में आई, कीवर्ड समझ में आया, पॉइंट्स याद हो गया? आप हमें जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, रिप्लाई दीजिए, ताकि हम समझे कि यस यू आर ग्रेस्पिंग द फैक्ट्स एंड द आइडियाज वेरी बेटर। और अगर आपके पास कुछ ऐसे सजेशंस हैं कि भाई कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे हम स्टबल बर्निंग के समस्याओं को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चैलेंजेस जो हमने नहीं डिस्कस की स्टबल बर्निंग को लेकर, वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो भी अवेयर हो जाए, जो कमेंट्स पढ़े वो भी अवेयर हो कुछ अनदर पॉइंट्स की। क्योंकि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में डाइवर्सिटी ऑफ आंसर मायने रखता है रेदर देन मोनोटोनिसिटी ऑफ आंसर। आप एक ही पॉइंट को पूरा 2 पेज में लिख दे, कोई नंबर नहीं मिलेगा, एक आधो मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर आप डाइवर्स पॉइंट ऐड करते हैं वहां पर आपके नंबर ज्यादा मिलेंगे, चांसेस ऑफ हायर नंबर इज वेरी हाई, चांसेस ऑफ द एग्जामिनर टू बी गेटिंग हैप्पी वो भी ज्यादा है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बाय ऑफ एनसीएपी, ये जो प्रोग्राम है बाय द CREA। तो CREA है आपका सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा पॉइंट है कि भाई हमने पॉलिसी लेकर आ गए, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस तो करे कि भाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, ये भी कीवर्ड आप जरूर यूज करिएगा, क्योंकि यहीं पर हम मात खा जाते हैं। चाहे कानून की बात हो, चाहे आपके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स की बात हो, स्कीम्स की बात हो, हर जगह पर आप यूज कर सकते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। ओके, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप देखिए कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, 90 सिटीज आउट ऑफ 131 सिटीज हैव शोन इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी in the financial year 2022-23 with respect to the baseline financial year 2017-18। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप एक यूज कर सकते हैं कि आंसर थोड़ा बैलेंसिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम निगेटिव निगेटिव लिखते, थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच हो तो ज़्यादा बढ़िया है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या बताया गया है कि भाई टारगेट अचीवमेंट बहुत ही कम है, बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए ओनली 38 सिटीज अचीव्ड देयर एनुअल पॉल्यूशन रिडक्शन टारगेट। फिर स्लो प्रोग्रेस भी है, आप देखिए कि 37 आउट ऑफ 131 सिटीज हैव कंप्लीटेड सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज विच इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पॉल्यूशन सोर्सेज। तो लगभग आपका कितना परसेंटेज होगा, 29% के आसपास जिन्होंने सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज कंप्लीट की है। फिर लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पूरी तरीके से साझा नहीं की जाती है, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो साझा कर दिए जाते हैं, जो लगते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा उसको हो सकता है उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये सब है। तो क्या कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं CREA ने, यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो एक तो ये है कि कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो दैट आर डीलिंग विद दिस इश्यू, चाहे NGO हो। तो इन सब के स्टेक होल्डर इनके सजेशन लीजिए और वेराइटी सजेशन में से छाटिए कि बेस्ट सजेशन कौन है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करिए। ओके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो। नॉन अटेनमेंट सिटीज में देखा जाए कि आखिरकार वो पॉल्यूशन से निजात क्यों नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है, और फिर उसको ठीक करने का कोशिश किया जाए। ओके, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द NCAP इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाई जाए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, उसके बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा एयर पोल्यूशन का। हम जानते हैं थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए विदाउट एनी डाउट, आपको कंफ्यूजन ना रहे। मेंस आंसर राइटिंग जब आप लिखने बैठे तो कॉन्फिडेंस से आप लिखें, दैट इज द टारगेट, इसलिए हम इतने डिटेल से कवर करवाते हैं। आप देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि बस PDF पढ़ के आपको कर दे, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना जरूरी है, नहीं तो फिर आप फंसे रह जाएंगे UPSC के साइकिल में। इसलिए विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप आगे ना बढ़े। और जब भी
कंसेप्चुअल क्लैरिटी में डाउट हो, एग्जाम्पल्स को ढूंढे अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में इन्वायरमेंट में ढूंढते चले, एग्जाम्पल्स को लिंक करे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट सबसे, आपका और अच्छा पकड़ बनेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, ये शुरुआत में ऑर्डिनेंस के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था 2020 में, लेकिन बाद में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस मिल गया अंडर द CAQM एक्ट 2021। और ये जो है ना पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की समस्याओं को टैकल करता है इन द दिल्ली एंड द NCR रीजन एंड द सराउंडिंग स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे दिल्ली और दिल्ली NCR में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। ओके, तो मेन मकसद क्या है कि इससे आपका कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द स्टेट्स, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन काउजेज एंड रिजोल्यूशन। तो आइडेंटिफिकेशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो चेयरपर्सन है आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, इसको हेड करेंगे, PM CM नहीं हेड करते, ये ध्यान रखना है। और चेयरपर्सन 3 साल के लिए सर्व करेंगे या फिर 70, 3 या 70 एज है बेसिकली। और इसमें एक्सपर्ट शामिल होते हैं लाइक CPCB के एक्सपर्ट, इसरो, सिविल सोसाइटी को भी जगह दी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव ये एसोसिएशन है, मल्टी एक्सपर्ट्स एसोसिएशन आप कह सकते हैं। फंक्शन क्या है, तो इनके पास अथॉरिटी है, पावर है कि डायरेक्टिव इश्यू कर सकते हैं टू टीज स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एयर पोल्यूशन इश्यू, कि भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है, सुधारिए, ठीक करिए। उसके साथ पैरामीटर्स भी एस्टेब्लिश करते हैं फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने का भी काम करते हैं कि भाई कौन है जो पोल्यूशन काउज कर रहा है, फैक्ट्रीज को मॉनिटर करेंगे, इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगे, और अगर दोषी पाए गए तो उसको शट डाउन भी किया जाएगा। उसके बाद देखिए इट हैव द अथॉरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैव द अथॉरिटी टू ओवरटर्न द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ इंसेंटिव दे दिए, लेकिन पता चला कि उससे स्टेबल बर्निंग बढ़ेगा, तो ऐसे में ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव फैसले को ओवरटर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए एक केस स्टडी भी है जो CAQM है, यानी कि जो कमीशन है, इन्होंने बैन भी किया था कोल यूजेज पर इन द दिल्ली NCR रीजन, तो ये आपका प्रूफ भी है। ठीक है, तो हाल ही में CAQM यानी कि आप पिछले साल मान लीजिए, क्योंकि समस्या तो उस समय विकराल थी ना, तो प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ कोल इन इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, अदर नॉन इसेंशियल एप्लीकेशन थ्रू आउट द दिल्ली NCR रीजन बिगनिंग जनवरी 1, 2023। ओके, तो इससे आपका पॉल्यूटेंट्स में रिडक्शन हुआ, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, इन सब में कमी देखने को मिली। तो ये हमने आपको बताया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, वो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उसको ग्लोबली हैंडल करते हैं, और इसमें पोल्यूशन के मुद्दों को भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये भी एक हेल्थ रिलेटेड इश्यू ही है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल में ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिलीज किया 2021 में, हालांकि इससे पहले उन्होंने 2005 में रिलीज किया था। तो लगभग 16 साल के बाद फिर से ये नई गाइडलाइंस रिलीज हुई, जो बताती है कि भाई एयर क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, एवरेज स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, ताकि जो भी विभिन्न देश है वो इन एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर अपना एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, एयर पोल्यूशन को मैनेज कर सके। हालांकि जब हम बात करें इंडिया की जो अपनी स्टैंडर्ड्स है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो WHO की एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से ओवर एक्सीड करती है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि WHO का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इंडिया उसे फुलफिल नहीं कर पाता, एक्सीड कर जाता है उसके स्टैंडर्ड्स, ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए 6 पॉल्यूटेंट्स पर ये मॉनिटरिंग होती है, जिसमें आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, O3 है, NO2 है, SO2 है, CO है। कैसे याद रखेंगे, PM2 तो याद हो गया आपका, फिर PM2, फिर 3 भी याद रख सकते हैं, 3 से O3 हो गया, फिर NO2 SO2 कॉमन है, फिर CO याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये फैक्ट्स पर UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 2021 में, क्योंकि उस समय न्यूज में था, इसलिए पूछ दिया। तो अगर आपको ऐसा कभी गाइडलाइन WHO का आता है जो जो न्यूज में रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ के जाए, फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो आप थोड़ा देखिए 2021 में क्या बोला गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो एवरेज एनुअल मीन होना चाहिए 5। ठीक है, ये आपका क्या बोला जा रहा है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के लेवल पर है। उसके बाद PM10 देखिए 15, फिर आप देखिए O3 की बात करें तो 60, उसके बाद NO2 10, SO2 40, CO4। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखिए इंडिया का क्या है, एवरेज एनुअल मीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एवरेज एनुअल मीन आपका ये है, थोड़ा सा कंपैरिजन करिए। PM2.5 का 40 है, मतलब कितना ज्यादा टारगेट से एक्सीडेड है। फिर PM10 जो है 60 है, यहाँ पर आपका कितना बोला गया 15। फिर आप देखिए NO2 40 की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका 10 है। SO2 आपका 50 की बात की गई है इंडिया के स्टैंडर्ड्स में, यहाँ पर आपका 40 की बात करिए। तो ये जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से वो कहीं ना कहीं एक्सीड करता है WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से। तो पहले हम अपने स्टैंडर्ड पर आ जाए, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर आए। तो क्या कंक्लूजन है, नियरली ऑल ऑफ द इंडिया एज पॉल्यूटेड जोन फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, ये WHO को नॉर्म से दिख जा रहा है। लेकिन चूंकि WHO का नॉर्म लीगली बाइंडिंग नहीं है तो हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम अपने ही टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। WHO का तो थोड़ा सा दूर ही हो गया। तो ये है पूरा टॉपिक फ्रेंड्स एयर पॉल्यूशन से। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लैरिटी के साथ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, भले ही आप मेंस पढ़ रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिया है। अब अगले टॉपिक में हम वाटर पॉल्यूशन की समस्याओं को देखेंगे, उसके साथ साथ काउजेज क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन सब पर भी हम पढ़ेंगे। रिवर पॉल्यूशन देखेंगे, उसके साथ साथ इनिशिएटिव्स क्या है, मैराइन पॉल्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और थोड़ा सा आप PYQ पर नजर डालिए कि कितना ज्यादा क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2023, 22, 21, 20, 18, 14, 15, तो अभी जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो 2024 में क्या क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा ट्रैक करके आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, चिंता ना करें, वी आर हियर फॉर योर हेल्प। अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर तो बिल्कुल करें, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। और हमने आपको बताया, आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो डू हैव ए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, हमने आपको आईडी बता दी है, UPI आईडी, या फिर आप हमारे यूट्यूब के सुपर थैंक्स मेंबरशिप में भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन क्लिक करके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। उम्मीद करते हैं आपको चीजें अब आसान हो गई होगी। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू।